गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। हम पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के अंतर्गत हम उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसी कड़ी में सबसे पहले हमने जैविक घटकों के बारे में पढ़ा। तो पीछे वाली जो स्लाइड है एक बार मैं आपको बता देता हूं कि हमने जो जैविक घटक पढ़े हैं, तो जैविक घटकों के अंतर्गत हमने किस प्रकार से डिवाइडेशन किया था। तो जैविक घटकों को हमने इस प्रकार से डिवाइडेशन किया। जैविक घटक दो प्रकार के, एक स्वपोषी और एक परपोषी। ये पोष की संबंधों के आधार पर हमने स्वपोषी और परपोषी दो प्रकार के घटकों के अंदर हमने इसको डिवाइड किया था। फिर जो परपोषी है उसको भी हमने इस प्रकार से तीन भागों के अंदर डिवाइड किया। फिर कार्यशीलता के आधार पर जो जैविक संगठक है उनको दो भाग लिए थे हमने। एक तो लिया था पोषण के आधार पर, ठीक है। पोषण के अंतर्गत हमने एक तो लिया था स्वपोषी और एक लिया हमने परपोषी। फिर परपोषी को भी हमने तीन भागों में डिवाइड किया। ये पोषण के आधार पर था। अब यहाँ पर कार्यशीलता के आधार पर उत्पादक, उत्पादक के बाद उपभोक्ता, उपभोक्ता का भी हमने वर्गीकरण किया। और इस प्रकार से उपभोक्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये भी हमारा वर्गीकरण कंप्लीट हो चुका है। इसी कड़ी में हम इन तीन यानी उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अजैविक घटक, नाम से पता चलता है कि ये नॉन लिविंग के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। नॉन लिविंग का अर्थ होता है, सीधा हम कह सकते हैं, साधारण शब्दों में कहेंगे कि श्वसन कार्य जो है वह नहीं करते हैं, तो उन्हें हम जैविक अजैविक घटकों के अंतर्गत शामिल करते हैं। कितने प्रकार के होते हैं तो डिस्कस करते हैं। तो जितने भी कार्बनिक पदार्थ है, जैसे कि ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सल्फाइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, खनिज लवण, ये कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं इन्हें हम अजैविक कंपोनेंट्स में शामिल करते हैं। फिर कुछ कार्बनिक पदार्थ जैसे कि ये अकार्बनिक होंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा जलवायु जैसे तत्व, जिसके अंतर्गत आपका जल, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा और जलवाष्प, ये हम अजैविक तत्वों के अंदर शामिल करते हैं। यानी इनके अभाव में जैविक तत्वों का अस्तित्व संभव नहीं है। जैविक तत्वों के अंतर्गत हमने लिया था पेड़, विभिन्न जीव और मानव। अब इन सभी का अगर हम इनके साथ संबंध देखें तो जीव, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, CO2, तो CO2 की आवश्यकता किसको चाहिए? CO2 पेड़ को आवश्यक है। ऑक्सीजन के बगैर मानव जीवित नहीं रह सकता। इसी प्रकार से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, खनिज लवण, ये सूर्य का प्रकाश, जल, तापमान, वर्षा, जलवाष्प, ये सभी जो तत्व है वे इन जैविक तत्वों के लिए आधार है। आधार का अर्थ होता है दोनों ही एक दूसरे अंतः क्रिया करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा दोनों ही एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पी हैगेट या पीटर हैगेट नाम के जो व्यक्ति है, उन्होंने 1972 में अपनी एक पुस्तक लिखी, जियोग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, में 9 प्रकार के बड़े इकोलॉजिकल जो रीजन्स है उसके बारे में डिस्कस किया है। इको जो रीजन्स है उसमें ये 9 स्थान है। इन 9 स्थानों को मैंने एक साथ लिखा है, यानी इन सभी जगह पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के विशेषताएं देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं विषुवत रेखीय प्रदेश, अब विषुवत रेखीय प्रदेशों की बात करें तो वहां पर पाई जाने वाली जो वनस्पति है वो आपको अलग अलग प्रकार की देखने को मिलेगी, और उस वनस्पति पर निर्भर रहने वाले जो जीव होंगे वो भी आपको अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि वहां पर एक अलग प्रकार का
इकोसिस्टम देखने को मिलता है, जहां पर अलग अलग प्रकार की विशेषताएं या अलग अलग प्रकार के वहां पर आपको जो फ्लोरा एंड फौना यानी प्राकृतिक वनस्पति आपको अलग प्रकार की देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। तो विश्व तरह के जो प्रदेश होता है वहां पर बारिश भी अधिक होती है, बारिश अधिक होती है यानी इसको ट्रॉपिकल रेनफॉल, उसके साथ साथ यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज्यादा रहती है यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पर वेजिटेशन का जो कवर है काफी अधिक देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको अगर बात करें कि अमेजोन के जंगल हो, चाहे कांगो के जंगल हो, और चाहे हम मलेशिया के मलाया जंगलों की बात करें, वहां पर आपको इस प्रकार की एक अलग प्रकार का इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से मध्य अक्षांशीय प्रदेश होता है, वहां पर आपको अलग अलग प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती है। मध्य अक्षांशों के अंतर्गत आपको रेगिस्तान भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो है वह है बोरियल। अब बोरियल क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बोरियल जो है ये सबसे उत्तर का यानी नॉर्थ में कनाडा के आसपास पाए जाने वाले एक शंकुधारी वन यानी शंकुधारी यानी कॉर्न शेप जो वृक्ष मिलते हैं उनका क्षेत्र है। तो उत्तरी गोलार्ध में एक शब्द इसके लिए बोरियल शब्द का यूज किया जाता है। बोरियल या बोरियल शब्द का जो अर्थ ही होता है वो होता है उत्तर, यानी नॉर्थ जो होता है उस नॉर्थ में पाए जाने वाले जो वन है उनके लिए इस प्रकार का शब्द प्रयोग किया जाता है कनाडा में। और इसी प्रकार का जो नाम है रूस के अंतर्गत इन्हीं वनों को कहा जाता है टैगा। तो ये एक प्रकार का वन क्षेत्र है जहां पर इस प्रकार के यानी शंकुधारी वन क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत आपका स्प्रूस, पाइन, देवदार इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के जो वन होते हैं वहां पर आपको अलग प्रकार का इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। सवाना क्षेत्र हो, चाहे भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो, मध्य अक्षांशीय घास जो क्षेत्र है, ग्रासलैंड्स है, जिसके अंदर आपका प्रेरीज ले लीजिए, चाहे आप वेल्ट ले लीजिए या फिर पंपाज ले लीजिए, तो वहां पर आपको एक अलग प्रकार का इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। इकोसिस्टम किस प्रकार से, यानी वहां पर हम तीन चीज देखते हैं। एक तो वहां पर पाए जाने वाले जीव अलग होंगे, वहां पर पाए जाने वाला जो वन है वो अलग मिलेगा, वहां पर पाई जाने वाली मृदा अलग देखने को मिलेगी, और इन क्षेत्रों में जो मौसम है वो भी आपको अलग अलग प्रकार का देखने को मिलेगा। तो ये विविधताएं वहां पर देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत वन और जीव जो है इनको हम जैविक पदार्थों के अंदर शामिल कर सकते हैं या जैविक घटकों के अंदर शामिल कर सकते हैं। मृदा और जलवायु जैसे वाले तत्व है उनको हम अजैविक तत्वों के अंदर शामिल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से पी हैगेट ने इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र बताए। जैसे कि टुंड्रा है, टुंड्रा के अंतर्गत आपको लाइकेंस जैसे घासें देखने को मिलेगी, वहां पर वृक्ष देखने को नहीं मिलेंगे। ध्रुवीय प्रदेशों में भी कुछ इसी प्रकार का हाल देखने को मिलेगा। आगे बढ़ता है और बात करता है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पारिस्थितिकी तंत्र का हमने किस प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र में देखिएगा, सबसे पहले इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो नेचुरल इकोसिस्टम और एक आर्टिफिशियल या मानव निर्मित। नाम इसे हम कह सकते हैं, ये हमारा सांस्कृतिक या कल्चरल इकोसिस्टम के नाम से जाना जाएगा। अब जो नेचुरल है, नेचुरल को भी दो भागों में बांटा गया है। एक जल के अंदर यानी जलीय का अर्थ हो गया जो आपको महाद्वीपों पर देखने को मिलेगा, और जो जलीय है वह आपको महासागरों के अंतर्गत या किसी नदियों के माध्यम से देखने को मिलेगा। स्थलीय इकोसिस्टम की बात करें तो वन, चरागाह और मरुस्थल। यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, वन की अगर बात करें तो वन वन के अंतर्गत आपको जो पेड़ है, मैंने कहा था कि वहां पर पाए जाने वाला सिस्टम जो है उस सिस्टम में आपको ये देखना है कि वहां पर जैविक पदार्थ कौन से मिलते हैं और अजैविक जो पदार्थ है वह कौन कौन से मिलते हैं, और उन दोनों के बीच में क्रिया। तो एक वन में पाए जाने वाले जीव अलग अलग प्रकार के होंगे, एक वन में पाए जाने वाले वनस्पति अलग प्रकार की होगी, और दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा वह हमारे इकोसिस्टम को तैयार करेगा। चरागाह के अंतर्गत आपको अलग इकोसिस्टम मिलेगा। जैसे कि अगर मरुस्थल की बात करें तो वहां पर आपको ऊंट देखने को मिलेगा। चरागाह जो है वहां पर आपको
भेड़ मिल सकती है या फिर गाय मिल सकती है। वन के अंदर देखेंगे तो वहां पर आपको हिरण मिलेगा, या फिर आप वहां पर देखेंगे तो वहां पर आपको शेर भी देखने को मिलता है। तो अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जानवर मिलते हैं, तो अलग अलग प्रकार की वनस्पति भी देखने को मिलती है। जलीय की बात करें तो जलीय को भी यहाँ पर दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक स्वच्छ जल का इकोसिस्टम और एक समुद्र का इकोसिस्टम। यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन किया गया है कि स्वच्छ जल कौन सा, स्वच्छ जल जो बह रहा है, जैसे कि नदियों का पानी हमेशा बहता रहता है, और दूसरा जो स्वच्छ जल है जो कि झील या तालाब के रूप में स्थिर है, उसको अलग ले लिया गया है। इसी प्रकार से समुद्र, समुद्र के अंतर्गत जो खारा पानी पाया जाता है, तो महासागर हो चाहे सागर हो, उसका एक इकोसिस्टम जो है वो अलग अलग प्रकार का देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर बात करें कि स्वच्छ जल के अंतर्गत पाई जाने वाली जो मछलियां होगी वो अलग होगी, और जो खारे पानी के अंदर रहने वाली जो मछलियां हैं वो अलग प्रकार की रहेंगी। वहां पर आपको अलग अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी, यानी वहां पर जैविक अजैविक तत्वों और अपघटक जो है वो अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेगी। हर चीज की वहां पर प्रोसेस होती है, यानी जो एक इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम में कुछ इनपुट होता है, कुछ वहां पर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद आपको एक आउटपुट देखने को मिलता है, और आउटपुट वापस इनपुट के रूप में वर्क करता है। ये लगातार जो प्रोसेस या जो सिस्टम है वो लगातार चलता रहता है, और इसी प्रकार से वहां पर एक सिस्टम लगातार चलता रहता है। जैसे कि अगर एक छोटे से उदाहरण के तौर पर आगे जैसे चित्र आ जाएगा, उसको हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक इकोसिस्टम तालाब का अलग होता है और किस प्रकार से एक इकोसिस्टम एक महासागर का अलग प्रकार का होता है। तो पूरी की पूरी जो प्रकृति है वह खुद एक बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, बहुत बड़ा एक इको सिस्टम है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे पारिस्थितिकी तंत्र आपको एक्टिव मोड में देखने को मिलेंगे। ये जितने भी जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह पर्यावरण के घटकों के साथ, पर्यावरणीय घटक यानी जैविक अजैविक और अपघटक के साथ आपको भिन्नता देखने को मिलेंगे। यानी आप जैसे जैसे ऊंचावच की तरफ जाते हैं, जैसे कि ऊंचावच का अर्थ हो गया कि अगर हम बात करें पर्वत, पठार, मैदान, तो अलग अलग प्रकार के जो रिलीफ फीचर्स है वहां पर आपको अलग अलग प्रकार के जानवर, जैविक तत्व अलग मिलेंगे, और वहां पर अजैविक तत्व आपको अलग देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से अलग अलग जलवायु, अगर जलवायु की बात करें तो जलवायु मुख्य रूप से आप देखेंगे तो एक तो होती है आपके सामने उष्ण कटिबंधीय, एक हो गई शीतोष्ण कटिबंधीय, और एक हो गई ध्रुवीय या ठंडी जलवायु। तो यहाँ पर आपको तीनों ही क्षेत्रों में देखेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के वन और अलग अलग प्रकार के वनस्पति यानी जैविक अजैविक तत्वों की जो भिन्नता है वो आपको अलग अलग प्रकार की देखने को। मिट्टी के आधार पर भी ये वर्गीकरण आपको अलग अलग प्रकार का देखने को मिलेगा, और वनस्पति के आधार पर भी आपको पर्यावरण के जो घटक है वो आपको अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे। यानी प्रकृति के अंतर्गत एक खुद प्रकृति भी एक इकोसिस्टम है, और उसके अंदर भी जो ये ऊंचावच जलवायु या मृदा वनस्पति पाई जाती है उनके आधार पर भी आपको अलग अलग प्रकार के वहां पर इकोसिस्टम देखने को मिलेगी। तो हमारा जो बहुत बड़ा वाला जो प्राकृतिक पूरी पृथ्वी का जो इकोसिस्टम है वह कई खंडों से निर्मित है, जिसे बायोमास कहते हैं। तो बायोमास यानी इसे हम कहते हैं ये आपका जैव भार भी कहा जाता है कि कितने जीवों की संख्या यहाँ पर पाई जाती है। तो इसको हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो मैंने सारणी बताई थी आपको कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, तो सबसे पहले हम प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ेंगे, और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के बाद हम इनके जो वर्गीकरण है, जो प्राकृतिक को अंदर हमने दो में इसको डिवाइड किया, तो वहां पर किस प्रकार के इकोसिस्टम बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र या नेचुरल जो इकोसिस्टम क्या होता है। नेचुरल उसे कहा जाता है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप न हो, तो मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो तो वह आपके प्राकृतिक इकोसिस्टम कहलाता है। जैसे कि पेड़ जो है वो अपने आप लगा है, अपने आप विकसित हुआ, उसमें मानव का किसी प्रकार का अगर योगदान नहीं रहा है तो वो प्राकृतिक जो इकोसिस्टम है या नेचुरल इकोसिस्टम के रूप में जाना जा सकता है। अगर उसके अंतर्गत मनुष्य का कोई रोल रहा है, मनुष्य ने उसमें किसी प्रकार से जैसे पेड़ को पानी भी दिया है या उसमें कीड़ों को नहीं लगने दिया, तो उसको हम सांस्कृतिक या कल्चरल इकोसिस्टम के नाम से जानेंगे। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि जंगल, जंगल क्या है, एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, लेकिन अगर हम कहेंगे एक बगीचा,
तो वहां पर मानव का योगदान है, इसलिए उसे कल्चरल इकोसिस्टम के नाम से जानेंगे। तो जो नेचुरल इकोसिस्टम है, बिना मानव के हस्तक्षेप के, बिना मानव के इन्वॉल्वमेंट के अपने आप चलते हैं, ऑटोमेटिक चलते हैं और मूल प्राकृतिक संतुलन बना रहता है, यानी प्रकृति अपने आप से इसके अंतर्गत बैलेंस जो है वो बनाए रखते हैं, तथा मानवीय जो प्रभाव होता है वह न्यूनतम आपको या शून्य रूप में देखने को मिलेगा। ह्यूमन का कोई रोल एक प्राकृतिक इकोसिस्टम के अंतर्गत नहीं रहता है। वहां पर पर्यावरण के तत्व, जैविक, अजैविक और अपघटक जो है आपस में क्रिया करते रहते हैं। उपभोक्ता या उत्पादक जो है वो भोजन बनाता है, उपभोक्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस प्रकार से ये चलता रहता है। अंततः जो अपघटक है वह उसे वापस मिट्टी के अंदर मिला देता है। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो एक आवास, जिसे ड्वेलिंग पैलेस या इसे कहा जाता है हैबिटेट, तो हैबिटेट जो है उसके आधार पर इस प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को हम दो भागों पर बांट सकते हैं। आवास या हैबिटेट का अर्थ होता है जहां पर जीव रहता है। तो जीव का जो रहने का जो स्थान है, उस आधार पर हम इस प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक वे जीव जो स्थल पर रहते हैं, स्थल पर रहते हैं तो उसे हम स्थलीय या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा इकोसिस्टम जो किसी जंगल में विकसित हुआ है, एक ऐसा इकोसिस्टम जो किसी घास क्षेत्र में विकसित हुआ है। घास क्षेत्र के अंतर्गत हमने शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के बारे में बात की थी, आप वापस रिवाइज कीजिएगा। मैं यहाँ पर कुछ नाम लिखता हूँ। प्रेरीज है, स्टेपी है, पंपाज, कैंपोज, रिवाइज कीजिएगा कहां पर ये स्थान स्थित है। और कैंटरबरी, ये वेल्ड है, और कुछ रह गए होंगे याद आए हैं। स्टेपी हो गया, सवाना। तो ये कहां पर किस स्टेट के अंतर्गत पाए जाते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर आएगा एक डाउन्स। तो यहाँ पर तो ये अलग अलग प्रकार के जो घास के मैदान हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में आपके डाउन्स मिलेगा, न्यूजीलैंड के अंतर्गत कैंटरबरी है, वेल्ड जो है वो साउथ अफ्रीका के अंतर्गत मिलेगा, सवाना जो है वो अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत पाया जाता है, अफ्रीका के अंदर भी मिलता है। कैंपो लानोज जो है वह वेनेजुएला में देखने को मिलेगा, कैंपोज जो है वह ब्राजील के अंतर्गत, पंपाज जो है वह अर्जेंटीना के अंतर्गत देखने को मिलेगा, स्टैपी जो है वह यूरोप में मिलेगा, प्रेरीज जो है वह नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत मिलेगा। तो ये घास के क्षेत्र हैं वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं और अलग प्रकार के। मरुस्थल का आप देखते हैं, मरुस्थल भी दो प्रकार के, एक तो होते हैं शीत मरुस्थल और एक होता है उष्ण मरुस्थल। तो ये जो मरुस्थल है उस मरुस्थल के अंतर्गत, जैसे कि हम गोबी के मरुस्थल की बात कर रहे हैं तो ये आपको अलग जगह पर मिलेगा या अलग अलग प्रकार की, और उष्ण में अंदर हम सहारा मरुस्थल का नाम लिख सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो स्थलीय क्षेत्र है वहां पर अलग अलग प्रकार का एक इकोसिस्टम तैयार देखने को मिलता है, यानी वहां पर पाए जाने वाले जीव, वहां पर पाई जाने वाली वनस्पति, वहां पर पाई जाने वाली जलवायु, वहां पर जल की उपलब्धता, हर प्रकार से आपको अलग प्रकार की देखने को मिलेगी। तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। दूसरा है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, यानी एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है, इस एक्वेटिक को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं कि जो एक्वेटिक है वह शुद्ध जलीय यानी फ्रेश वाटर है। और फ्रेश वाटर जो है हमें कहां पर मिलेगा, तो इसका भी हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। ये फ्रेश वाटर है जो है प्रवाही यानी बहता हुआ। तो बहता हुआ आपको जो फ्रेश वाटर है किसी नदी के रूप में, नाले के रूप में, या झरने या किसी सोते के रूप में। सोते का अर्थ होता है स्प्रिंग, ये सोता है स्प्रिंग। स्प्रिंग का अर्थ होता है कि अपना आप धरातल में से जो पानी है वो बाहर निकलता है, चाहे गर्म निकले चाहे ठंडा निकले। तो इस प्रकार के जो सोते हैं वो देखने को मिलते हैं और ये फ्रेश वाटर। और दूसरा जो होता है वह स्थिर स्थिर यानी एक ही जगह पर पड़ा रहता है, स्टैंडिंग, जैसे कि झील के अंतर्गत पानी पड़ा रहता है, तालाब के अंदर पानी पड़ा रहता है, पोखर जो है या दलदल है तो वहां पर पानी पड़ा रहता है।
तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को हमने पहला जो भाग बांटा वो है शुद्ध जल का हो गया, और दूसरा सीधा से स्पष्ट है कि हमने महासागरों की अगर हमने बात नहीं की है तो दूसरा जो शुद्ध जलीय होगा वो होगा खारे पानी का। तो खारा पानी का जो स्थलीय तंत्र होगा या सागरीय जो स्थलीय जो इकोसिस्टम है वो आपको अलग अलग प्रकार के, यानी बहुत बड़े बड़े, गहरे या कम गहरे, जितने भी जो सागर है उसको हमने यहाँ पर शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र जो नेचुरल है लेकिन कहाँ बना है, महाद्वीपों पर बना है या महासागरों पर बना है। नेचुरल, दोनों ही नेचुरल है। जो स्थलीय भागों में बने हैं तो उसके अंदर वन है, घास के क्षेत्र है, मरुस्थल को शामिल किया जाता है। और जो जल के अंदर है तो जल भी अलग अलग प्रकार का, एक तो शुद्ध जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर भी बहने वाला या स्थिर है, और दूसरा है सागरीय जो सागरों के अंतर्गत आपकी इस प्रकार का इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर हर जगह पर जो जीव है, जैसे कि एक नदी है तो नदी के अंतर्गत जो जीव मिलेंगे तो हो सकता है कि वो जीव आपको महासागरों के अंदर नहीं मिले। जैसे कि अगर हम बात करें अगर कुछ मेंढकों की बात करें तो मेंढक आपको महासागरों के अंदर कम देखने को मिलेंगे या फिर न के बराबर देखने को मिलेंगे, लेकिन तालाब के किनारे आपको बहुत सारे मेंढक मिलेंगे। तो मेंढक के लिए एक इकोसिस्टम यानी जो पसंदीदा इकोसिस्टम कौन सा है, वो स्थिर जल का है। और अगर हम मछलियों की बात करें तो मछलियां नदियों में या सागर के अंदर या तालाब के अंदर रहना पसंद करेगी। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक इकोसिस्टम तैयार होता है। दूसरा जो है वह है कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। अब जिस प्रकार से कहा है कि मानव निर्मित है, तो मानव ने निर्मित किया है तो इसे हम सांस्कृतिक के नाम से भी जान सकते हैं, यानी ये एक सांस्कृतिक या कल्चरल या आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम के नाम से जाना जाएंगे। तो ये मानव निर्मित होता है। मानव जो होता है वह प्राकृतिक पर्यावरण या परितंत्र की सहायता में अपनी कुछ बुद्धि लगाता है, अपनी तकनीकी और अपने वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करके इस प्रकार के इकोसिस्टम को तैयार करता है। जैसे कि कृषि का एक पारिस्थितिकी तंत्र, अब कृषि के लिए उसने जो खेत तैयार किया, उस खेत के अंतर्गत जो जीव, देखिएगा जीव, मृदा और वहां पर पाए जाने वाले पेड़ या जो पौधे हैं वह एक खेत में आपको अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन की जो चॉइस है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है, जीव यानी वहां पर कौन से कीड़े रहेंगे और कौन से नहीं रहेगा तो वो डिसाइड कौन करता है, ह्यूमन डिसाइड करता है। पेड़ कौन से रहेंगे, मिट्टी किस प्रकार की रहेगी, तो ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, ह्यूमन तैयार करता है। तो ह्यूमन जब डिसाइड करता है तो ये मानव निर्मित हो गए। फिर चरागाह यानी जो गोचर भूमि है जहाँ पर आप पशुओं को चराते हैं, तो उसका निर्माण कौन करता है, गोचर का निर्माण या उसका संरक्षण या उसका विस्तार कौन करता है, मानव करता है। इसके अलावा नगरीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी नगरों का जो विकास है या नगरों के आसपास जो इकोसिस्टम तैयार किया जाता है, जो बाग बगीचे वगैरह हैं, वो सारे सारे ह्यूमन के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो ये सारे जितने भी हैं ये आपके मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर शामिल किए जाते हैं। इनका निर्माण मानव अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन, आवश्यकता की वस्तु, अब आवश्यकता क्या है, आवश्यकता सबसे बड़ी जो उद्यान है वो है खाद्यान्न। अब खाद्यान्न के अंतर्गत वो गेहूं खाएगा या फिर वो खाएगा चावल खाएगा, तो इसका उसने खेती बाड़ी के लिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए तो उसने कपड़े बनाने के लिए जूट या फिर कपास का उत्पादन शुरू किया ताकि कपड़ों का निर्माण किया जा सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर पशुपालन का कार्य भी उसने शामिल किया। तो ये पशुपालन क्या है, पशुपालन एक कल्चरल एक्टिविटी है या एक कल्चरल इकोसिस्टम, यानी ह्यूमन ने तय किया है कि कौन सा पौधा हमारे उगाया जाएगा या कौन सा जो पौधा है या पेड़ है वो काट दिया जाएगा। तो इसके लिए मनुष्य क्या करता है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें सुनियोजित फेरबदल करता है, यानी मैनिपुलेशन करता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करता है। मॉडिफिकेशन का अर्थ होता है कि कौन से पेड़ मुझे रखने हैं और कौन कौन से काटने हैं। तो उसमें ह्यूमन चॉइस काफी महत्वपूर्ण होती है। आपके खेत में भी बहुत सारे पेड़ उगे रहते हैं और सभी पेड़ों को आप नहीं काटते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ पेड़ जो है मेरे लिए महत्वपूर्ण है और कुछ मेरे लिए अनुपयोगी है।
तो उस अनुपयोगी जो पेड़ पौधे हैं उनको आप हमेशा से काटते हैं। उन्हीं खरपतवार को आप काटते हैं जो आपके लिए अलाभकारी होते हैं। लेकिन अगर लाभकारी कोई किसी प्रकार की खरपतवार है या फिर कोई पौधा है तो उसे आप बचाकर रखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि प्रकृति में जो प्रमुख जो इकोसिस्टम है वो कौन कौन से प्रकार के पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला है एक वन का पारिस्थितिकी तंत्र। वन का पारिस्थितिकी तंत्र तो लगभग पृथ्वी के 40% जो भाग है वहां पर वन देखने को मिलते हैं। भारत की बात करते हैं तो ये डेटा चेंज होते हैं तो लगभग 19.4% भाग पर फॉरेस्ट कवर्ड देखने को मिलता है। वन जो होते हैं वह एक इकोसिस्टम के अजैविक अवक की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम जल की बात करते हैं, मृदा की बात करते हैं, वायु की बात करते हैं, विभिन्न जो गैसेज है वायु के अंतर्गत वैसे शामिल हो जाती हैं। इसके अलावा कार्बनिक पदार्थ जो है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो है उसके अंदर शामिल किए जाते हैं। मैं वायुमंडल में विद्यमान जो कार्बनिक और अकार्बनिक जो पदार्थ हैं जैसे कि फैट है, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स है, विटामिन है, विभिन्न प्रकार की जो गैसें है, इनको इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। अजैविक और जैविक तत्वों की अगर बात करें, एक जंगल के अंतर्गत बात करें कि भाई एक जंगल के अंतर्गत कौन कौन से जैविक तत्व होंगे और कौन कौन से अजैविक तत्व होंगे। तो जैविक तत्वों के अंतर्गत एक जंगल की बात करें तो वहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ और छोटे छोटे पेड़, झाड़ियां, ये सारे मिलेंगे। तो जैविक अवयव जो मिलते हैं वो ये है। और अजैविक की बात करते हैं तो कार्बनिक, अकार्बनिक गैस, वायु, जल, जलवायु, ये सारे देखने को मिलते हैं। एक जो फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है उसमें पर्यावरण के कारक जैसे कि जलवायु का काफी रोल रहता है कि तापमान और वर्षा और आर्द्रता काफी अधिक है तो वहां पर आपको सघन वन या डेंस वहां पर फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। मिट्टी आदि को वो वहां से नियंत्रित भी होता है और नियंत्रित करता है। मानवीय हस्तक्षेप के कारण वन पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश हो रहा है, ये हमें भी पता है कि हम जब भी जो डेवलपमेंट करते हैं तो डेवलपमेंट की राह में हम जंगलों को काट रहे हैं। ब्राजील में भी कुछ अमेजोन के जंगल जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं। हर जो रेन फॉरेस्ट है, जिसको कई ऐसे रेन फॉरेस्ट है जैसे अमेजोन के जो है उसको पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, लंग्स भी कहा जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो कटते जा रहे हैं। नेक्स्ट है एक घास का इकोसिस्टम। अब घास के अंतर्गत हमने जिस प्रकार से वन के अंतर्गत देखा कि वहां पर जैविक और अजैविक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार से देखा, उसी प्रकार से एक ग्रासलैंड के अंदर भी आपको अलग अलग प्रकार के जीव, अजैविक और अजैविक तत्व देखने को मिलेंगे। तो पृथ्वी के लगभग 24% भाग पर इस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। उसमें से कुछ जो है वह उष्णकटिबंधीय है और कुछ जो है शीतोष्ण कटिबंधीय है और कुछ पर्वतीय प्रदेशों के अंदर पाए जाने वाले घास के मैदान पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत हमने कहा था इससे पहले ही, शीतोष्ण जो कटिबंधीय है उस घास के मैदानों के अंतर्गत। उष्ण कटिबंधीय का अर्थ होता है कि जो कर्क और मकर रेखा के बीच में पाए जाने वाले जितने भी जो घास के मैदान हैं। शीतोष्ण कटिबंध का अर्थ होता है कि ये 23.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ से लगाकर ऊपर की तरफ, यानी लगभग हम कहें कि आर्कटिक जो सर्कल है या फिर जो अंटार्कटिक सर्कल है उसके बीच में जितने भी जो ग्रासलैंड है वो उसके अंदर शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से ग्रासलैंड है पिछली स्लाइड में मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो इसके अंतर्गत यानी एक जो घास का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके अंतर्गत वायु और मृदा में विभिन्न रासायनिक तत्वों के प्रभाव से विभिन्न प्रकार की जो घास और झाड़ियां और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे विकसित होते हैं। वायु और मृदा जो है क्या है, वहां पर अजैविक तत्व हैं और वहां पर पाए जाने वाली चाहे घास हो या कोई पेड़ पौधे हैं वो इसके अंदर शामिल किए जाएंगे, वो जैविक तत्वों के अंदर शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा कृषि द्वारा जो बड़े स्तर पर जो घास क्षेत्रों को कृषि क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है, तो ये अभी धीरे धीरे कह सकते हैं कि ये आपको जो घास के मैदान है वो धीरे धीरे इस प्रकार से डेवलप होते हुए देखने को मिलता है। भारतीय घास प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर इरोजन हो, चाहे श्लेषण बर्न एग्रीकल्चर के द्वारा हो या अनियमित रूप से जब ग्रेजिंग होती है उसके कारण इस प्रकार का जो इकोसिस्टम है वो खराब हो रहा है। यानी वहां पर जो घास प्रदेश है, अब घास प्रदेशों का डिग्रेडेशन जो हो रहा है जिसे हम कहते हैं
अवनयन जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो अवनयन किस प्रकार से हो रहा है, तो घास क्षेत्र जो है वो सिमटते जा रहे हैं, क्योंकि हम कृषि क्षेत्रों में विकास कर रहे हैं या कृषि क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं। कृषि क्षेत्रों का क्यों विकास कर रहा है कि वहां पर हमें कृषि करनी होगी। कृषि के लिए हम खाद्यान्न बोने का कार्य करेंगे, और खाद्यान्न क्यों बोने का कार्य करेंगे कि जनसंख्या जो है वो काफी बढ़ रही है, और बढ़ती जनसंख्या के लिए जो कृषि जो है वह काफी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ती जा रही है, और इसी जनसंख्या के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम इन घास क्षेत्रों को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं या फिर इनको नष्ट कर रहे हैं। इनकी जगह पर हम खेती बाड़ी का काम शुरू कर रहे हैं। तो इस प्रकार के एक घास का इकोसिस्टम इस प्रकार का देखने को मिलेगा। इसी घास के इकोसिस्टम के भी कुछ घटक पाए जाते हैं, जैसे कि जैविक घटकों की बात की, तो जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक की बात करें, उत्पादक यानी ये हो गए आपके प्रोड्यूसर्स यानी जो हरे पौधे जो एक घास क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। तो ये घास की कई छोटी छोटी जो किस्में हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। इस घास की किस्मों पर निर्भर रहने वाले, यानी इस घास के मैदानों में कौन इन घासों का सेवन करेंगे, तो जो चरने का काम करते हैं, चाहे गाय हो, भैंस हो, हिरण, भेड़, चूहे, विभिन्न प्रकार के जो कीट या जो हम रामदेव जी के घोड़े वगैरह कहते हैं, तो ये सारे के सारे जो कीट है वो किस पर है, इस पर डिपेंड है, और ये उपभोक्ता कहलाता है, उपभोक्ता भी कहलाता है। और इनको जो सेकेंडरी यानी प्राथमिक उपभोक्ता, यानी ये फर्स्ट कंज्यूमर हो गए उपभोक्ता, फर्स्ट कंज्यूमर्स के बाद सेकंड जो भी होते हैं वो इस पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम केवल घास क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो घास क्षेत्र के अंदर ये चढ़ने वाले हैं। ये जब मर जाते हैं तो इनको मरने के बाद इसको डिकम्पोज किया जाता है, तो कई प्रकार के जीवाणु जैसे कि आपके मकाओर, आपके पेंकिकुलम और एक लाडोशोपोरियम, ये जो है अपघटक जो है इसको वापस मुक्त कर लेते हैं। तो ये इकोसिस्टम के अंतर्गत, यानी हर एक इकोसिस्टम के अंतर्गत आपको कुछ उत्पादक मिलेंगे, कुछ उपभोक्ता मिलेंगे और कुछ अपघटक मिलेंगे। अपघटक से जो पदार्थ मुक्त होते हैं वो वापस उत्पादक के लिए आधार बनते हैं, और वापस ये साइकिल चलता रहता है, और यही जो साइकिल चलता है उसे हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से एक मरुस्थल का जो इकोसिस्टम है वो किस प्रकार से अलग देखने को मिलेगा, तो जहां कहीं पर भी 50 से या 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है, तो वहां पर मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। इस प्रकार का जो मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, वहां पर जो वनस्पति पाई जाती है उसे मरुद्भिद, या इसे हम जीरो फाइट वनस्पति के रूप में जाना जाता है। मरुद्भिद क्या होते हैं, छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं, लंबी जड़ें होती हैं, और कांटेदार इस प्रकार के वृक्ष देखने को मिलेगा। लगभग विश्व का 20% जो भाग है इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। पानी की सदैव कमी रहती है, इसी कारण कम पानी में उगने वाली झाड़ियां, कंटीली झाड़ियां, छोटी छोटी घास और शुष्कता सहन करने वाले जो पौधे हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। ये तो हो गए आपके, यानी घास और झाड़ियों की बात करें तो ये क्या हो गए, ये हो गए आपके उत्पादक, ये हो गए उत्पादक, और इन्हीं उत्पादक पर डिपेंड कर रहने वाले ये हो गए उपभोक्ता। उपभोक्ता, तो यहाँ पर 4 प्रकार के उत्पादक पौधे देखने को मिलते हैं। 4 प्रकार के वार्षिक पौधे जिसमें अनेक प्रकार की घास है, मरुस्थलीय झाड़ियां जो हैं जिसके शुष्क मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं, मांसल तने वाले यानी काफी बड़े बड़े तने वाले, जैसे कि अब कैक्टस जितने भी है, थोर वगैरह जो है इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा छोटी छोटी सूक्ष्म वनस्पति जैसे माइक्रोफ्लोरा, जैसे कि काई है, लाइकेन है, नील हरित शैवाल है, मरुभूमि में कुछ स्थानों पर पाए जाने वाले सरीसृप यानी रेप्टाइल्स है, कुछ इंसेक्ट्स है, और कुछ पूर्वाणुकलुई यानी ये इस प्रकार के छोटे मोटे कीट जोगर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर काफी ड्राइनेस होती है, तो अपघटक की जो प्रक्रिया है वो काफी धीमी होती है, यानी अगर वहां पर कोई जानवर मर जाता है तो मर जाने के बाद वह मिट्टी में मिलने की प्रोसेस, यानी वहां पर रेगिस्तानी क्षेत्रों में अगर किसी प्रकार की जानवर या किसी पौधा है तो पौधा काफी लंबे समय तक वहां पर नष्ट नहीं होता है, सड़ता गलता नहीं है, तो अपघटन की जो प्रक्रिया है वो काफी कम होती है, यानी वहां पर सूक्ष्म जीवाणु कम पाए जाते हैं। तो मरुभूमि में जहां जहां पर जल की उपलब्धता बड़ी है वहां पर कृषि पारिस्थितिकी तंत्र वहां पर डेवलप हो रहा है, यानी उसको ओवरलैप किया जा रहा है। ओवरलैप किस प्रकार से, यानी वो मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र था, लेकिन अभी वो किसके अंतर्गत, कृषि या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि इंदिरा गांधी नहर के आने के कारण जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां पर, जहां पर रेगिस्तानी या मरुभूमि का जो इकोसिस्टम था वहां पर आपको एग्रीकल्चर इकोसिस्टम देखने को आता है। लास्ट है आपका सागरीय।
तो सागरीय क्षेत्र काफी बड़ा क्षेत्र है। तो यहाँ पर सागरीय क्षेत्रों की बात करें तो समुद्र की गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक देखने को मिलते हैं, और वहां पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं या पादप है उनके लिए वो काफी फेवरेबल रहती है, और उसी के अंतर्गत पाए जाने वाले जो कार्बन तत्व होते हैं उसको ऊर्जा के रूप में ये जीव प्रयोग करते हैं और अपने आप को जीवित रखते हैं। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करें तो वहां पर अलग अलग प्रकार के जो तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि गहराई, तापमान, प्रकाश, लवणता, ये सभी आपको अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। और इसी के प्रभाव के कारण वहां पर वो जो पाए जाने वाले जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसको ओशियनोग्राफी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। कुछ जीव जो होते हैं वो सागरीय तल पर यानी नितलीय यानी सागर के तट क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो काफी गहराई तक देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। लास्ट है आपका तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र। तो तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। क्लास अभी खत्म हो जाएगी, इसको मैं कल अगली जो क्लास रहेगी उसके अंदर डिटेल से डिस्कस करूंगा। स्क्रीनशॉट जो अजैविक घटक होंगे, और कुछ उत्पादक होते हैं, कुछ उपभोक्ता होते हैं, अपघटक भी पाए जाते हैं। तो उत्पादक तो कुछ बड़े पौधे और कुछ छोटे पौधे, उपभोक्ता के अंतर्गत मछलियां, मेंढक लार्वा, मछलियां, अपघटक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक तालाब का भी इकोसिस्टम लगातार कार्य करता रहता है। तो ये अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं। इस आधार पर कह सकते हैं कि एक पेड़ का इकोसिस्टम अलग होगा,